नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग विद रोहित सर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 3.3 क्लास 10th की मैथ्स के बारे में, जिसमें आप बात करेंगे विलोपन विधि के बारे में। ठीक है, हम यहाँ पर विलोपन विधि सीखने वाले हैं। इसके पहले की क्लास में हमने प्रतिस्थापन विधि और हलों के प्रकारों के बारे में हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। और अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज आप उन वीडियोस को जरूर देखें, ताकि आपको ये प्रश्नावली जो है, ये चैप्टर जो है, बहुत अच्छे से एकदम आपके पूरे कंसेप्ट जो है क्लियर हो सके। ठीक है, क्योंकि हमने अपने प्रीवियस क्लास में सारे कंसेप्ट को एकदम बेसिक लेवल से एकदम जीरो लेवल से हमने आपको क्लियर किए हैं। क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इनमें से मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहाँ पर आते ही हैं। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से आपका 1 मार्क का क्वेश्चन भी बनता है, 2 मार्क का क्वेश्चन भी बनता है, और मेरे दोस्तों 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसमें से बनता ही है। तो इस चैप्टर को मेरे भाई आप लोग बहुत अच्छे से कर लें। और हमारी ये लाइव क्लास आपको हमेशा यूं ही शाम के समय पर आपको मिलती रहेगी। तो रोज शाम आप अपने आप को तैयार रखें और हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना किसी देर के आइए शुरू करते हैं। और इसमें सबसे पहले प्रश्नावली 3.3 में बात करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है। आइए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और फिर सवालों को समझते हैं। पहला प्रश्न कहता है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, अब प्रश्न में तो इन्होंने दोस्तों यहाँ पर कह दिया विलोपन तथा प्रतिस्थापन। अब मेरे भाई प्रतिस्थापन विधि तो हमने अपनी लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझ ली। हमने प्रतिस्थापन विधि और जितने भी उसमें हमारी जो 3.2 प्रश्नावली जो थी, एक्सरसाइज जो थी, उसमें हमने प्रतिस्थापन विधि के सारे सवाल और उसमें जितने भी इक्वेशन फॉर्मेशन के जो भी सवाल थे, हमने बहुत अच्छे से वहां पर प्रैक्टिस कर लिए हैं। ठीक है, आई होप आपको वो सारे क्वेश्चन समझ में भी आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि पर फोकस नहीं करेंगे। आज की वीडियो का हमारा मेन टारगेट है आपको विलोपन विधि बहुत अच्छे से आपको समझाना। हमारा पूरा प्रयास रहेगा, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको यहाँ पर आज विलोपन विधि मींस एलिमिनेशन मेथड जो है बहुत अच्छे से समझा सकें। ठीक है, ओके। इसी के साथ शुरू करते हैं, और जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है। ठीक है, तो पहला प्रश्न की हम एक जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी इक्वेशंस को नोट कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, x प्लस। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और सेकेंड इक्वेशन जो है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब दोस्तों, विलोपन विधि शुरू करने से पहले, एलिमिनेशन मेथड शुरू करने से पहले मैं आपको इसका मतलब समझा दूं। विलोपन है ना, तो आपने विलुप्त है ना, विलोपित होना, विलुप्त होना, ये शब्द आपने सुना ही होगा, है ना। तो विलुप्त होना मतलब गायब होना, है ना। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन में से यहाँ पर आपको क्या करना होगा, दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को यहाँ पर आपको एलिमिनेट करना है। ठीक है, विलोपन करना है, उसका मतलब उसको यहाँ से हटाना है। दोनों में से किसी भी एक चर को आप यहाँ पर क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, विलोपित करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर है ना, मतलब बात समझ में आ गई है कि यहाँ पर क्या होगा, दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल, एक भी चर जो है यहाँ पर हमें हटाना है, एलिमिनेट करना है। अब उसको करने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पर जो भी इक्वेशन दी है, दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक चर को जिसे आप एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, जिसे आप विलोपित करना चाह रहे हैं, उसके गुणांकों को समान बनाना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर गुणांकों को समान बनाना होगा। ठीक है, मेथड पर ध्यान दीजिए, मेथड को पूरा पूरा समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल यहाँ वहां नहीं जाइए, माइंड को अपना एक जगह कंसंट्रेट करके रखना है। अगर आप एग्जाम्स में फुल मार्क्स चाहते हैं और आपको हम पर थोड़ा भी भरोसा है, तो आप हमारे पूरे वीडियो को जरूर देखें, वीडियो के अंत तक बने रहें। हम आपके सारे कंसेप्ट यहाँ पर एकदम क्लियर करने वाले हैं। वीडियो को बीच में देखकर बिल्कुल भी, बीच में छोड़कर भी बिल्कुल ना जाएं। ठीक है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। एलिमिनेशन की बात हो रही थी, तो क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को जो है आपको एलिमिनेट करना है।
ठीक है, क्या करना है, एलिमिनेट करना है। अब उसके लिए क्या करना होगा कि किसी भी एक जिसको आप एलिमिनेट करना चाह रहे हैं उसके गुणांक समान करने होंगे। ठीक है, गुणांक समान करें तो उसके लिए क्या करें, आप यहां देखें, यहां x का गुणांक 1 है, यहां x का गुणांक 2 है, यहां y का गुणांक 1 है, यहां y का गुणांक -3 है। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। दोनों में से किसी एक भी चर के गुणांक आप बराबर कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम यहां पर y के गुणांक बराबर करते हैं। अब यहां y का गुणांक देखते हैं तो कितना होता है 1, और यहां पर y का गुणांक कितना है 3, है ना। अब भाई 3 को 1 तो कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे 1 को 3 बनाएंगे। अब 1 को 3 बनाने के लिए क्या करना होगा, उसमें हमें 3 का ही इंटू करना होगा। ठीक है, 1 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो 3 हो जाएगा। अब ये तो ऑलरेडी 3 है, तो इसमें कितने का इंटू करें, तो मेरे भाई इसमें आपको 1 का इंटू करना है। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट्स पर फोकस कीजिए। जैसा कि मैंने आपको हमारी लास्ट क्लास में बताया था कि भाई हम यहाँ पर आपको जितने भी स्टेटमेंट्स क्वेश्चन के दौरान लिखाएंगे, है ना, ड्यू टू क्वेश्चन जो भी स्टेटमेंट्स लिखे जाएंगे, सारे स्टेटमेंट्स को आपको लिखना है अगर आप फुल मार्क्स चाहते हैं तो। ठीक है, आपको फुल मार्क्स चाहिए, आपको चाहिए कि हमारा एक भी मार्क्स, एक सिंगल, एक आधा मार्क्स भी हमारा जो चेकर है आपका इस क्वेश्चन से काट ना सके, मार्क्स डिडक्ट ना कर सके, तो आपको हमारी बात माननी होगी। और जो जो भी स्टेटमेंट हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, आपको लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप वो सारे लिखने होंगे। ठीक है, सो अगर आप वो सारी बातें करते हैं जो हम यहाँ पर बता रहे हैं, तो हमारी पूरी गारंटी है कि आपके कोई भी मार्क्स यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट भी आपका यहाँ पर डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखना है, समीकरण 1 में 3 तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर। ठीक है दोस्तों, क्या गुणा करने पर। ओके, तो क्या लिखा, समीकरण 1 में 3 का। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें 3 का, और समीकरण 2 में 1 का। ओके, ठीक है, नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशंस का नहीं करना है। कई बार स्टूडेंट्स ये समझ लेते हैं कि इक्वेशन को मल्टीप्लाई करनी है, इक्वेशन मल्टीप्लाई नहीं करनी है, यहाँ पर कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप चाहे तो सिंपल सा कंसेप्ट ये अपना सकते हैं कि इस वाले नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें और इसके कोएफिशिएंट को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, बस सिंपल सी कहानी है। ठीक है, क्या करना है, कोएफिशिएंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोएफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन 1 एंड 1 इन इक्वेशन सेकेंड। ओके, ये लिख लिया। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू एक्स करते हैं तो 3x आ जाएगा, 3 इंटू वाई करें तो कितना आ जाएगा, 3y आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5 करते हैं तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है ना, ओके, 3 का मल्टीप्लाई कर लिया। अब उसके बाद 1 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करें दोस्तों, तो 1 को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। ओके, अब भाई 1 का आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा, वही नंबर मिलेगा। ठीक है, तो हमने उसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको पूरी इक्वेशन एज इट इज लिख देनी है। अब ये हो गए आपके कोएफिशिएंट्स। तो देखिए y के कोएफिशिएंट जो है इक्वल हो गए, यहाँ पर y का 3 है, यहाँ भी 3 है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अब समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, इस तरह से हमने ये समीकरण लिख लिया है। ठीक है, सो 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15 लिख दिया, पहला समीकरण। दूसरा आपने लिखा, क्या लिखा, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, क्या करना है भाई, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाना है। ठीक है, माइनस करना है। अब माइनस करें तो हमने जिसके कोएफिशिएंट इक्वल किए थे, ध्यान देना। ठीक है, माइनस करने के लिए जहां भी कोएफिशिएंट सेम किए हैं, इक्वल किए हैं, ओके,
उसके साइन चेक कीजिए कि भाई उनके साइन सिमिलर हैं या डिफरेंट हैं। ओके, सेम साइन है या अलग अलग साइन है, तो यहाँ आप देखेंगे तो इनके साइन जो है ऑलरेडी डिफरेंट है। अब जब साइन ऑलरेडी डिफरेंट है तो फिर आपको नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो 3y माइनस 3y, क्या दोस्तों 3y माइनस 3y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है। 3y में से 3y माइनस हुआ तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा। फिर 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ओके, इसके बाद आप क्या करेंगे, फिर 5 को ट्रांसफर कर देंगे। सो x इज इक्वल्स टू 19/5, यहां पर आपका आंसर बचेगा। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 19/5 आ गया है, मतलब यहां पर आपको x की वैल्यू मिल चुकी है ये पूरा सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो x की एग्जैक्ट फाइनल वैल्यू हमें यहां पर मिल चुकी है। अब भाई क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो आपको सेकंड जो है y की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी। ओके, सो सेकंड हम क्या करें, फर्स्ट वाले इक्वेशन में हम इस x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर लिख लेंगे। ठीक है, अब समीकरण 1 लिखा जाए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब x कितना है, 19/5 है, क्या है, 19/5 है, तो x की प्लेस पर 19/5 लिख लिया, प्लस y इज इक्वल टू 5। ओके मेरे भाई, अब क्या होगा, y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 19/5 को ट्रांसफर करेंगे। तो 19/5 ट्रांसफर होगा, सो y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5 लिख लें। ठीक है, ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, फ्रैक्शनल वैल्यू है मींस एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। एलसीएम ले लें, और अगर इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो मतलब हमने क्या कहा था, जब अपॉन में कुछ नहीं है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5 25 माइनस 19/5, तो आपको मिलेगा 25 माइनस 9 6/5। और मेरे दोस्तों यहाँ पर आपको y की भी फाइनल वैल्यू यहाँ पर आपको मिल गई है, एग्जैक्ट वैल्यू आपको यहाँ पर आ गई है, और आप इसको कंक्लूड करेंगे तो कैसे करेंगे, अतः x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5, और ये आपके यहाँ पर आंसर आ गए हैं। और दोस्तों हमने यहाँ पर ये अपना प्रश्नावली 3.3 के पहले प्रश्न का पहला प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमने विलोपन विधि सॉल्व करना सीख ली है। ठीक है ना दोस्तों, क्या कर ली है हमने, विलोपन विधि, जिसे हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से हम किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, किस तरह से हमने यहाँ पर y को एलिमिनेट किया, ये आपने यहाँ पर समझ लिया है। ठीक है, अगर अभी भी कोई परेशानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, चलिए आगे आने वाले सवालों में हम आपकी हर परेशानी को यहाँ पर दूर कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले सवाल की ओर और देखते हैं हमारा दूसरा सवाल क्या होता है। ठीक है, तो दूसरे सवाल को करने के लिए पहले तो हम इसको क्लीन कर लेते हैं कि भाई, इसके बाद देखेंगे कि भाई हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, उसमें कोएफिशिएंट्स क्या हैं, कैसे इनको सॉल्व किया जाएगा। ओके, चलिए, तो ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब भाई सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले तो नोट कर लिए जाए फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन में आप देखिए, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। ओके, और सेकेंड इक्वेशन जो है क्या है, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। ओके,
तो ये है हमारी दोनों इक्वेशन हमने यहाँ पर नोट कर ली हैं। अब दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ठीक है, विलोपन विधि हल करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से समझिए। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है तो इस सवाल को देखने के बाद मेरे ख्याल से अब आपको यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है ना। चलिए क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहले कोएफिशिएंट्स सेम बनाने हैं। किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम कर लेने हैं। आप चाहे तो x के कर लें, आप चाहे तो y के कर लें, ठीक है, ओके। तो सीधा सा कंसेप्ट है, आप ये देख लें कौन से वेरिएबल के साइन ऑलरेडी अपोजिट हैं, ठीक है। जिस वेरिएबल के ऑलरेडी साइन अपोजिट हैं आप उसी के इक्वल बना लें। अब इक्वल करने के लिए सीधा सा कंसेप्ट हमने बताया है, या तो आप ये कर सकते हैं कि इस वाले कोएफिशिएंट को आप यहां मल्टीप्लाई कर दें और इस वाले को यहां मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ज्यादा परेशानी है, समझ में नहीं आ रहा है कि किसका इंटू करें, तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि ऊपर वाले कोएफिशिएंट को नीचे वाली इक्वेशन में, नीचे वाले कोएफिशिएंट को ऊपर वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। क्या लिख देंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, ठीक है, ओके, तथा समीकरण 2 में, ओके, समीकरण 2 में किसका, 4 का गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर, ओके। तो हमने ये लिख लिया है, ओके। तो फर्स्ट इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 का कर रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, ओके। तो क्या लिख लिया, समीकरण 1 में 2 का गुणा और समीकरण 2 में 4 का गुणा, ओके ओके। तो क्या लिख देंगे, इंग्लिश में क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन 1 एंड 4 इन इक्वेशन सेकेंड, इस तरह से आप स्टेटमेंट लिख देंगे। अब भाई इंटू करने पर क्या आता है, 2 को 3 से किया तो 2 3 जा 6 x, 2 को 4 से किया तो 8y, और 2 को 10 से किया तो क्या आया, 20 आया। तो हमने 2 का मल्टीप्लिकेशन कर लिया है, ठीक है। अब 4 का करते हैं तो 4 को 2x से करते हैं तो 4 2 जा 8x, 4 को -2y से करें तो 4 2 जा 8 -8y इज इक्वल टू, और 4 2 जा 8, ठीक है। दोनों ही इक्वेशन के मल्टीप्लिकेशन हो चुके हैं, दोनों के ही कोएफिशिएंट्स इक्वल करना अब आपको आ गए हैं, नहीं है यहाँ पर कोई दिक्कत, बिल्कुल आसान है। इसके बाद क्या करना है, ठीक है, पहली स्टेप हो गई आपकी कि भाई कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं। सेकंड स्टेप क्या होगी कि भाई समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर लिखना है, ठीक है। 1 में से 2 को घटाएंगे, ओके। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ओके। क्या करना है, क्या लिखना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ऐसा आपको यहाँ पर इसमें इंग्लिश में लिख देना है, ओके। तो भाई पहले इक्वेशन लिखें, 6x + 8y इज इक्वल टू 20, ओके मेरे भाई। अब आगे दूसरा सेकेंड इक्वेशन क्या लिखना है, 8x - 8y इज इक्वल टू 8। अब भाई क्या होगा, हमने क्या कहा, जिसके साइन ऑलरेडी डिफरेंट है आप उसकी कोएफिशिएंट इक्वल करना है, तो कर लिए थे। अब भाई जब साइन ऑलरेडी डिफरेंट है ना, तो अब यहाँ पर नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ओके, ठीक। कोई परेशानी, बिल्कुल परेशानी नहीं है। अब क्या करेंगे कि भाई इसके बाद हमें क्या करना है, 8y - 8y, अब 8y से 8y माइनस हुआ, क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0, मतलब कैंसिल। 6x और 8x कितना हो जाएगा, 14x, ओके, कितना हो गया, 14x। 20 + 8 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ओके। इसके बाद 14 को ट्रांसफर करना है, क्या करना है, 14 को ट्रांसफर करना है, क्यों करना है, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, ओके। वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x, okay, so we will transfer to 14 to other side, okay, so 28 upon 14 आ गया, okay, so then 14 से आप 28 को डिवाइड करेंगे तो 14 2 जा 28 होता है, so यहाँ पर आपको x की वैल्यू ये मिल गई, ठीक है ना मेरे भाई, बिल्कुल क्लियर है।
बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है और आपको इजीली समझ में आ भी जाएगा। ओके, एक्स की वैल्यू आ चुकी है। अब भाई आपके पास टू इक्वेशन है, किसी में भी एक्स की वैल्यू को पुट करें और सॉल्व कर दें। ठीक है, चलिए पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, हमने फर्स्ट इक्वेशन ली थी, अब हम यहाँ सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, इसका x का मान रखने पर यहां हम लिख लेंगे। अब समीकरण 2 क्या कहता है, पहले इक्वेशन नोट करें। तो 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। अब वैल्यू ऑफ x पुट करनी है। ओके, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x, सो x इज इक्वल्स टू 2। तो जहां पर x है उस प्लेस पर आप 2 पुट कर देंगे और बाकी सब कुछ आपका वैसे का वैसे, 2 की प्लेस पर 2, x की प्लेस पर 2 माइनस फिर 2y इज इक्वल्स टू 2। ओके, क्लियर है। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब क्या करें, 4 को उस तरफ ट्रांसफर कर दें, तो माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4, ठीक है ना। ओके, अब क्या होगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 4, ठीक है। तो 2 माइनस 4, अब ये 2 पॉजिटिव है, ये 4 माइनस है, नेगेटिव है ना, मींस प्लस माइनस माइनस। ओके, माइनस होंगे, माइनस होकर कितना बचेगा, 2 बचेगा, वो भी कौन सा, माइनस का बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, लार्जर है। ओके, फिर इस माइनस 2 को ट्रांसफर करते हैं, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन माइनस 2। ओके मेरे दोस्तों, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 को डिवाइड कर दिया, तो y इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पर आपको आंसर मिल गया है, ठीक है ना। तो यहाँ हमने विलोपन विधि मींस एलिमिनेशन मेथड का सेकेंड क्वेश्चन भी कर लिया है और अब इसको देखने के बाद तो मेरे ख्याल से अब आपको यहाँ पर कोई डाउट बचता ही नहीं है, कोई परेशानी यहाँ होने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो हमारी ये हमने यहाँ पर इस फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर कर लिया है। ओके, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला तीसरा प्रश्न। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, किस तरह से इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर कोएफिशिएंट्स क्या हैं, आइए इसको नोटिस करते हैं और उनको पहले हम इक्वल करते हुए, ठीक है, कोएफिशिएंट्स को इक्वल करते हुए हम किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की क्लास बड़ी ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड जो है, विलोपन विधि जो है, बहुत ही प्यारी सी विधि है, बहुत ही सिंपल सी, है ना, मेथड है, जो कि लोगों को बहुत जल्दी समझ में आती है। आई होप आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए पहले इक्वेशन नोट करते हैं और फिर सवाल को इसके अंजाम तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, सो 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन जो है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर 2 इक्वेशंस दी हैं। अब यहाँ लिखने के तरीके पर ध्यान दें मेरे भाई, सवाल सॉल्व करना तो बाद में शुरू होगा, पहले हमने आपको क्या कहा था, कोई भी लीनियर इक्वेशन जो है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, पहले ये भी ध्यान देना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें इसको, ठीक है। अब आप देखेंगे सी वाली वैल्यू जो है अभी आपके इक्वल के इस तरफ है, मतलब पूरी लेफ्ट साइड है, हम इसको राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, 3x माइनस 5y और माइनस 4 जब ट्रांसफर होगा तो माइनस से ये हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हमने यहाँ पर इसको प्रॉपर कर ली है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग कर ली है। फिर आप देखें सेकेंड इक्वेशन में 9x 2y इस तरफ आएगा तो माइनस 2y और 7 तो अपनी जगह पर ही है, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, कोई फेरबदल यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन हमारी यहाँ पर सिंपल हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। सवाल शुरू करने की सबसे पहले कहानी क्या है कि भाई किसी भी एक वेरिएबल, ठीक है, किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को इक्वल बनाना है।
तो सवाल उठता है किसको बनाए, एक्स के बनाए कि वाई को बनाए। तो हमने क्या कहा, पहले साइन देख लो कि जो भी वेरिएबल्स दिए हैं वो सेम साइन के हैं या डिफरेंट साइन के हैं। तो एक्स वाला भी यहाँ पर सेम साइन है और वाई वाली भी यहाँ पर सेम साइन है ना। अब जब सेम साइन है तो भाई अब आप क्या करें, किसी को भी बनाए। तो अभी आप देख रहे थे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था, हमने y वाले कोएफिशिएंट को इक्वल किया था। चलिए अब हम इसमें क्या करते हैं, हम x वाले कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं। अब हमने एक उसमें यह भी बताया था कि कोएफिशिएंट को आप कैसे कर सकते हैं कि भाई नीचे वाले कोएफिशिएंट को ऊपर की इक्वेशन में और ऊपर वाले कोएफिशिएंट को नीचे की इक्वेशन में। ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम आपको एक तरीका और बता दें कि कैसे कर सकते हैं। यहां जैसे कि मान लो हम यहाँ x वाले कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं, यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, 9 है। ओके, x का गुणांक 3 है और यहाँ x का गुणांक 9 है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को 9 बनाएंगे, ठीक है। ये ऊपर वाले 3 को 9 बनाएंगे, नीचे वाला तो 9 है ही, 9 है। अब ये 3 9 कब होगा, जब आप इसमें 3 का ही इंटू करेंगे, ठीक है। तो ये 9 हो जाएगा और ये तो ऑलरेडी 9 है। अब जब ये 9 है तो इसमें किसका मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई। तो लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, समीकरण एक में 3 का तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, ठीक है ना। क्या लिख दिया कि भाई समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 1 का गुणा करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ 3 को 9 बनाना है तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो ही 9 बनेगा, और 9 को 9 ही रखना है तो 9 में किसका मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई। क्योंकि आप एक में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो तो आपको वही आंसर मिलना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल क्लियर है। ओके, अब इस 3 का इस 3x में इंटू, तो 3 3 जा 9x, 3 को -5 से करें तो -15y, 3 को 4 से कर दिया जाए तो 12, ठीक है। ओके, अब इस इक्वेशन से तो 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो आपको सब कुछ वही के वही मिलेगा। तो 9x - 2y = 7। ओके, तो ये हमने यहाँ पर कोएफिशिएंट जो है अब x के इक्वल कर लिए हैं। अब x के कोएफिशिएंट इक्वल करने के बाद मेरे भाई क्या करना है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना है, ठीक है। स्टेप्स जो है अब आपके माइंड में सेट हो चुकी है कि पहले कोएफिशिएंट इक्वल करना है, फिर आपको क्या करना है, सेकेंडली कि आपको फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस कर दो, देर क्यों करती हूँ, तो लिखो, क्या लिखोगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, अब समीकरण 1 तो पहले इक्वेशन लिख ली जाए। ओके, सो 9x - 15y = 12 और सेकेंड जो है 9x - 2y = 7। अब जैसा कि हमने क्या कहा कि भाई पहले तो साइन चेक कर लिए जाए, ठीक है। क्या कर लिए जाए, जिस वेरिएबल की कोएफिशिएंट सेम है उसके साइन चेंज कर लिए जाए। तो यहाँ ये x के वेरिएबल x के जो कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है, x के जो गुणांक है वो हमने यहाँ पर सेम किए हैं, ठीक है। अब जब ये सेम हैं तो हम इनके साइन देखें तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, क्या है, दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो हमें क्या करना होगा, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करने हैं, क्योंकि हमें इन्हें माइनस करना है। माइनस करने के लिए क्या होगा कि जो पॉजिटिव है उसको आप नेगेटिव बनाएंगे, जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो अब प्लस बन जाएगा, ठीक है। साइन चेंज करने हैं, जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, ठीक है। ये भी प्लस है तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इनके साइन चेंज हो चुके हैं, मतलब ये अपने पहले वाले साइन में नहीं मेरे दोस्तों, ठीक है। क्या है, अब ये अपने पहले वाले साइन में नहीं है, अब इनके साइन ये वाले हो चुके हैं। अब आप क्या करें, 9x - 9x, ठीक है। तो 9x - 9x क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कैंसिल हो गया। -15y और +2y, ठीक है।
एक वैल्यू माइनस की, एक वैल्यू प्लस की है, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, -13y। ओके, क्या आ गया, -13y आ गया है। अब 12 माइनस 7 कितना, 12 माइनस 7 तो कितना बचा, 5 बचा, ठीक है। प्लस की वैल्यू बड़ी है, पॉजिटिव वैल्यू लार्जर है, इसलिए आंसर जो है किस में आएगा, प्लस में ही आएगा, ठीक है। -13 को ट्रांसफर करते हैं तो y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, -5/13, यहाँ पर y की वैल्यू आपको मिल गई है, ठीक है ना। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई है, -5/13, ठीक है। ओके, तो इस सवाल में भी कोई बहुत बड़ी या कोई न्यू कंडीशन ऐसी नहीं आई है जिससे आपको यहाँ पर तकलीफ महसूस हो, परेशानी आपको यहाँ पर आए, है ना, ठीक है। तो हमने यहाँ पर y की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली है। अब y की वैल्यू के बाद अब आप क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में इस y की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो आप किस में रखना चाहेंगे, तो हम ऐसा करते हैं सेकंड में रख देते हैं, ठीक है। किसमें कर देते हैं, सेकंड में पुट कर लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है दोस्तों, y का मान रखने पर, ओके। तो समीकरण 2 में y का मान रख देंगे। अब समीकरण 2 लिखो, तो पहले इक्वेशन लिख लो, 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7, ठीक है। अब y इज इक्वल्स टू -5/13, ठीक है, क्या है, y इज इक्वल्स टू -5/13 प्लस 7, ओके। अब इसको सॉल्व करें, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। हमने क्या कहा, अगर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू डिवाइड हो सकती है तो उसको डिवाइड करें, बट यहाँ 2 और 13 का डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इस 2 को -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -10/13 यहाँ पर बचेगा और प्लस 7। इसके बाद पहले आप क्या करें, इसको सॉल्व कर दें, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 9x इज इक्वल्स टू, हमने क्या कहा था, अपॉन में कुछ नहीं है तो एलसीएम नहीं लेना है, क्या करना है, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो -10 और 13 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा, 13×7=91 और अपॉन में 13 बचेगा, ठीक है। ओके, बिल्कुल क्लियर है। -10 प्लस 91 तो क्या बचेगा, 81 बचेगा अपॉन 13। 9 ट्रांसफर करते हैं तो 9 x के मल्टीप्लाई में है, x से इंटू हो रहा है, ट्रांसफर करने पर क्या मिलेगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 18/13 इंटू 9, ठीक है ना। 9 से 81 को डिवाइड करें तो 9 9 जा 81, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू भी आपको क्या मिल गई है, 9/13 मिल गई है। और आप इसे कंक्लूड करोगे, ठीक है, तो क्या करोगे, यहाँ लिखोगे अतः, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू 9/13 और y इज इक्वल्स टू, मेरे दोस्तों क्या लिखेंगे, -5/13। और यहाँ पर हमने बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से हमने आपको यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन भी आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, जिसकी कैलकुलेशन में आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। और अब तक हमने विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड के 3 सवाल हमने बहुत अच्छे से कर लिए हैं, जो कि आपको 100% आपको बिल्कुल समझ में आ ही गए हैं, है ना। नहीं है कोई यहाँ पर दिक्कत, अब आपको यहाँ पर कुछ भी परेशानी नहीं आने वाली है। अब आप इजीली एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम आपको फोर्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें अब हम आपको सिर्फ क्या करके दे रहे हैं, हम इस क्वेश्चन को सिंपल करके दे रहे हैं, आप इसको खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हमें कमेंट बॉक्स में अपना आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको इस तरह की क्वेश्चन को, जो हमारे फोर्थ क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना यहाँ पर दिखा देता हूँ, जो कि हम अपनी लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं, कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप उसे कैसे फेस करेंगे या उस परेशानी को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझिए। सो क्वेश्चन क्या है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, पहले ध्यान से देखिए।
लिखा हुआ है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1। ओके, तो इसको सिंपल करना है, तो सिंपल करने के लिए आप क्या करेंगे, हमने क्या कहा था कि भाई पहले तो आप ये देख लें कि जो भी नंबर्स हैं, जो भी डिनोमिनेटर हैं, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो फ्रैक्शनल वैल्यू का एडिशन और सब्ट्रैक्शन विदाउट एलसीएम तो आपका पॉसिबल है ही नहीं है। ठीक है, आपको उनके लिए पहले एलसीएम लेना होगा। अब साथ में ये देख लें कि जो डिनोमिनेटर हैं वो डिनोमिनेटर प्राइम नंबर्स हैं, तो 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। एलसीएम लोगे तो 2 का फैक्टर 2 होगा, 3 का फैक्टर 3 होगा, 2 इंटू 3 6। तो क्या करना है, प्राइम नंबर्स हैं तो आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 3x, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 जा 4y, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां ट्रांसफर कर दें तो -1 इंटू 6। सो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर हो गई है ना। तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन क्रिएट कर ली। अब चलिए सेकेंड इक्वेशन और नोट कर लें कि भाई सेकेंड क्वेश्चन क्या कहा है इन्होंने, सेकेंड इक्वेशन जो बनाई है क्या है, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, तो ये भी बहुत सिंपल सी कहानी है कि भाई क्या करें, हमने क्या कहा, अपॉन में कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स करेंगे तो 3x, इसके अपॉन में तो कुछ है नहीं, है ना, तो -y का -y, ओके, अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। उसके बाद 3 को ट्रांसफर कर दिया दूसरी साइड, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 3। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आपको क्या मिला, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, और यहाँ पर ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन सिंपल। और इसको आप आसानी से बहुत अच्छे तरीके से एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, ठीक है, सब विलोपन विधि के थ्रू आप इजीली यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। और जैसा कि आप यहाँ देख भी रहे हैं, यहाँ पर 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 है, और यहाँ पर 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 9 है। मतलब आप यहाँ ध्यान से देखें तो x के कोएफिशिएंट तो मेरे भाई आपको ऑलरेडी इक्वल मिल गए, है ना। अब जहां पर जिन सवालों में कोएफिशिएंट गुणांक जो है पहले से ही इक्वल है, पहले से ही बराबर है, तो यहाँ पर अब आपको दोबारा बराबर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी भी चर के गुणांक बराबर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बराबर है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये क्वेश्चन रहा आप सभी का होमवर्क, और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व कर कर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके x और y की वैल्यू यहाँ पर आंसर करनी है। ठीक है ना, तो आप इस वीडियो के बाद इस सवाल को सॉल्व करें और हमें कमेंट करके हमें अपना आंसर कमेंट, सवाल सॉल्व करके हमें अपना आंसर कमेंट जरूर करें। ठीक है ना, तो ये थे हमारे पहले प्रश्न के चारों सवाल जो कि हमने बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं, और अब आप इनको सॉल्व करने में आपको यहाँ पर कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी, और आप इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है फाइनल एग्जाम में अगर आप कोई करने के लिए आता है तो आप 100% आपको पूरा, आप इस क्वेश्चन को पूरा करके आएंगे और आपको इसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। बस शर्त यही है, जिस तरह से हमने आपको लिखना बताया है, जो जो स्टेटमेंट्स आपको हमने बताए हैं, बीच बीच में जो भी लाइन्स लिखी थी, वो आपको पूरी लिख के आनी है, कंक्लूड भी करना है ना, मतलब केसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम आते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पर, जिसमें हमें आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, कुछ कथन दिए हैं, और उन कथनों की मदद से आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले समीकरण बनाने हैं, इक्वेशन फॉर्मेशन करनी है, उसके बाद फिर वही विलोपन विधि सॉल्व करनी है। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर, और जानते हैं कि भाई इनमें क्या क्या करना पड़ेगा। दिमाग को जलाए रखें, दिमाग की बत्ती को जलाकर रखें, ठीक है, एक्टिव बने रहें, पूरे कंसंट्रेशन के साथ बैठे रहें, हम आपके सारे डाउट क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, और जहां भी आपको परेशानी आती है, जहां भी आपको दिक्कत आती है, आप हमें अपनी परेशानी को कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं,
ताकि हम आपकी हर एक परेशानी को यहाँ पर सॉल्व कर सकें, हर एक परेशानी को हम आपको दूर कर सकें। ठीक है, तो ओके, चलिए बिना किसी देर के आगे बढ़ते हैं और सेकेंड क्वेश्चन में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है जिसमें जो भी स्टेटमेंट लिखने हैं उन स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ते हैं और इक्वेशन फॉर्मेशन करते जाते हैं। तो ये रहा हमारा सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहे हैं, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। कह रहे हैं अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, तो लास्ट क्लास की तरह यहाँ पर वही भिन्न वाली बात हो रही है और हमने जान लिया था कि भिन्न क्या होती है। तो भिन्न क्या, जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकें, ओके, जिसे हम पी बाय क्यू के फॉर्म में दिखा सकें, रिप्रेजेंट कर सकें, परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो क्या रहे हैं, अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न किसमें एक बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें, अब सेकंड कंडीशन बोली है हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अब वह भिन्न क्या है, ठीक है दोस्तों, क्या बतानी है, वह भिन्न क्या है। ठीक है, तो अब भिन्न पता नहीं है, जो पूछा है उसे मान लीजिए। माना कि अज्ञात भिन्न जो है वो क्या है, x/y है। ठीक है, क्या है, x/y है। अब प्रथम स्थिति के अनुसार, ओके, तो प्रथम स्थिति के अनुसार लिखेंगे। ओके, सबसे पहले तो क्या करना है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, लेट अननोन फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x/y अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। और फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा है मेरे दोस्तों कि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। ठीक है, अंश में क्या करना है, एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें। ठीक है, हर क्या है, y है, इसमें से एक घटा दीजिए। एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है भाई, क्या बोला है, बदल जाती है, तो जितने में बदल रही है इक्वल में उतना लिख देना है। क्या लिखना है, इक्वल में 1 लिख देना है, क्योंकि भिन्न किस में बदल रही है, 1 में बदल रही है। बस इसके बाद क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है जो कि यहाँ भाग में है, इसको आप पक्षांतर कर देंगे तो दूसरी तरफ वाले नंबर से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसके डिवाइड में तो कुछ है नहीं जो इधर ट्रांसफर किया जाए, तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ तो रहेगा x+1 और y-1 उस तरफ जाएगा तो y-1 लिखा जाएगा। अब इसके बाद कंसेप्ट क्या आता है, कंडीशन क्या आती है कि वेरिएबल एक तरफ, नॉन वेरिएबल दूसरी तरफ। ओके, चर राशि एक तरफ और अचर राशि दूसरी तरफ। तो यहां पर x y इस तरफ आएगा तो -y, -1 अपनी जगह पर, और ये +1 उस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो यहां पर क्या बना, x - 1 y -1 -1 क्या हो गया, -2। ओके, और इस तरह से यहाँ पर आपको क्या मिल गई है मेरे भाई, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल गई है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी थी, है ना, जिसे बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था, सिंपल सा, जैसा कहा जाए वैसा कर दो। ठीक है, जैसा कहें वैसा कर दो। उन्होंने कहा अंश में एक जोड़ दो तो अंश में एक जोड़ दो, उन्होंने कहा अंश में से एक घटा दो तो भाई अंश में से एक घटा दो, बोल दिया कि इतना हो जाता है बराबर में उतना लिख दो, बस कहानी इतनी सी है ना। तो पहली इक्वेशन बन गई। चलिए दूसरी कंडीशन को पढ़ें, यदि हर में एक जोड़ दें, क्या कर दें, हर में एक जोड़ दें तो द्वितीय स्थिति के अनुसार, ओके, क्या करेंगे, द्वितीय स्थिति के अनुसार अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। ओके, सेकेंड कंडीशन के हिसाब से बात करें तो द्वितीय स्थिति के अनुसार बात करेंगे तो सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है, सिर्फ हर में एक जोड़ दो, अंश के लिए कुछ नहीं बोला है। तो अंश को तो मेरे भाई x लिखा रहने दें और हर में एक जोड़ दें, हर क्या है y, उसमें एक जोड़ दो, सॉरी क्या करना है, हर में एक जोड़ दो। अब जोड़ दिया तो कितना हो गया, 1/2 हो जाता है, तो बराबर 1/2 लिख दो। हमने क्या कहा, इधर ये डिवाइड में है ट्रांसफर कर दो तो 1 के इंटू में, 2 इधर डिवाइड में है ट्रांसफर कर दो तो x के इंटू में, तो 2 × x 2x, y+1 को इंटू करेंगे सो y+1। अब कहानी क्या आती है अगली कि वेरिएबल एक तरफ, नॉन वेरिएबल दूसरी तरफ, तो 2x, y इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा और 1 अपनी जगह पर होगी। ठीक है, और ये मिल गई आपको आपकी सेकेंड इक्वेशन।
ठीक है, आ गई दोनों कंडीशन समझ में। अब क्या करना है, विलोपन विधि से हल कर लेना है। ठीक है, तो भाई विलोपन विधि द्वारा हल करने पर लिखिए। ठीक है, जैसे ही सवाल शुरू करेंगे क्या लिखेंगे, विलोपन विधि द्वारा हल करने पर। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, आपको फाइनल एग्जाम में कभी भी एग्जैक्टली मेथड नहीं बोला जाएगा कि आपको इस मेथड से करना है। ठीक है, लेकिन जब भी आप सवाल करेंगे तो जिस मेथड को आप यूज करना चाहें, आपको जो मेथड अच्छे से आता हो उस मेथड को आप यूज कर सकते हैं। और लेकिन उसके लिए आपको यहाँ लिखना होगा, जिस भी मेथड को आप यहाँ यूज कर, प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं तो प्रतिस्थापन विधि लिख दें, विलोपन विधि से कर रहे हो तो विलोपन विधि लिख दें। अब पहले क्या करें, हम दोनों इक्वेशन नोट कर लें। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये नोट कर लिए हैं। अब क्या हो गई, दोनों इक्वेशन जो है हमने यहाँ पर नोट कर लिए। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन नोट करने के बाद क्या होगा कि भाई वही बात कि कोएफिशिएंट किसके इक्वल है, तो यहाँ देखेंगे ऑलरेडी y के कोएफिशिएंट इक्वल है ना, मतलब यहाँ पर आपके y के गुणांक बराबर हैं, तो अब आपको y के गुणांक बराबर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और किसी और चर को देखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो सीधा सा कंसेप्ट ये है कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ सीधा ये लिखना है कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर लिखना है। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। सेकेंड क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये लिख लिया। अब इसके बाद बात आती है मेरे भाई, हमने क्या कहा था कि जो कोएफिशिएंट इक्वल है, जिसके गुणांक बराबर हैं, उनके साइन कैसे हैं, तो दोनों के साइन भी सिमिलर है। अब जब साइन सिमिलर होंगे तो नीचे वाली इक्वेशन को के साइन आपको चेंज करने होंगे। ठीक है, मतलब जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा, जो नेगेटिव है जो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, यहां पर ये भी पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा। ओके, तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल। ठीक है, अब इधर x और -2x, x और -2x क्या बचा, तो -x बचा, इज इक्वल्स टू -2 और -1 क्या हो गया, -3 हो गया। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, यहां पर आपको x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, आप इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें और आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां लिखेंगे समीकरण किसमें, 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ओके, तो मान रखने पर, अब मान रखें तो पहले इक्वेशन लिख ली जाए, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, x इज इक्वल्स टू कितना है, 3 है, तो 3 लिख दिया, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, 3 को ट्रांसफर करते हैं तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, और 3 उस तरफ जाकर क्या बन जाएगा, वो भी -3 हो जाएगा, है ना, इस तरफ प्लस है तो उस तरफ आकर माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 -3 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है ना, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल्स टू कितना मिल गया, 5 मिल गया। तो यहां पर मेरे दोस्तों, यहां पर आपको x और y दोनों की वैल्यू आपको यहां पर मिल चुकी है। अब लेकिन आपको क्या बताना है, भिन्न बताना है। क्या बताना है, भिन्न को बताना है कि यहाँ भिन्न कितना है। तो आप अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो फाइनल आंसर लिखना है, तो क्या लिखेंगे, अतः भिन्न बराबर, तो भाई x कितना है, 3 है, y कितना है, 5 है, x ऊपर है तो ऊपर 3 हो जाएगा, y नीचे है तो 5 नीचे हो जाएगा, और यहाँ पर आपका भिन्न कितना हो जाएगा, 3/5 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और ये हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, हमने सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट वाले क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो पढ़कर हमने इक्वेशन फॉर्मेशन की, और इक्वेशन के थ्रू हमने विलोपन विधि के द्वारा हमने यहाँ पर ये सारे सवाल अच्छे से कर लिए हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है भिन्न वाला
किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अंश में जोड़ने के लिए बोला है तो सिर्फ अंश में ही जोड़ना है, अंश हर में से घटाने के लिए जोड़ने के लिए बोला है तो सिर्फ हर के साथ ही जोड़ या घटाना करना है, और जितना हो जाता है उसे उसके बराबर में लिख देना है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा इस सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड स्टेटमेंट क्वेश्चन क्या कहता है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है। आइए ध्यान से समझिए और इसको बिल्कुल एकदम परफेक्ट बना लीजिए कि भाई अगर एग्जाम में आ गया तो आपको क्या करना होगा। तो यहां पर आपका सेकेंड क्वेश्चन भी आपका एज वाला क्वेश्चन है। कौन सा है? एज वाला क्वेश्चन है, एज है ना, आयु वाला क्वेश्चन है। तो सीधी सी बात थी, आगे बाद के जितने वर्ष बाद की बात होगी उतने वर्ष प्लस कर दिए जाएंगे, जितने वर्ष पूर्व की बात होगी उतने वर्ष माइनस कर दिए जाएंगे। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन के लिए कल स्टेटमेंट्स को रीड किया जाए। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना बहुत जरूरी है, एक ही कंसेप्ट को ध्यान से समझे पढ़े। कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यहाँ पर 2 कैंडिडेट्स हैं, नूरी और सोनू, ठीक है। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कब? 5 वर्ष पहले। 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 साल बाद, है ना, तो 10 साल बाद जाने के लिए 10 दोनों की एजेस में 10 जोड़ते चले जाएं। अब 10 वर्ष बाद क्या कंडीशन बनी कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, है ना। नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ठीक है, क्या बताना है? नूरी और सोनू की वर्तमान आयु, ठीक है मेरे दोस्तों। तो सेकंड क्वेश्चन, अब हमें क्या बताना है? दोनों की वर्तमान आयु बताना है। तो माना कि नूरी की वर्तमान आयु, क्या? नूरी की वर्तमान आयु, ठीक है। नूरी की वर्तमान आयु क्या हो गई? x वर्ष हो गई, है ना। उम्र की बात हो रही है इसलिए वर्ष लगाना ना भूलें। वही नूरी के बाद दूसरा कैंडिडेट कौन है? सोनू है, ठीक है। तो सोनू की वर्तमान आयु क्या है? तो सोनू की वर्तमान आयु मेरे भाई y वर्ष हो गई, ठीक है। 2 चर लेकर ही चलना है अपन को। ओके ओके, अब हमने मान ली वह दोनों की वर्तमान आयु को मान लिया है। अब कंडीशन के हिसाब से बात चलें तो 5 वर्ष पूर्व, क्या बोल रहे हैं? 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगा? तो पहले आज आप जितनी, है ना, अगर आपसे कहा जाए कि आज से 5 साल पहले आप कितने वर्ष के थे, तो आप क्या करोगे? अपनी प्रेजेंट एज में से 5 इयर्स माइनस कर दोगे, है ना, कम करके बता दोगे। तो यहां हम भी क्या करेंगे? दोनों की एजेस में से 5 माइनस करेंगे, ठीक है। दोनों की उम्र में से हमने 5 माइनस कर दिया, है ना। 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। अब कंडीशन क्या हुई? 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। पहले नाम किसका आ रहा है? नूरी, और नूरी की एज कौन सी है? ये वाली है। सोनू की एज कौन सी है? ये वाली, y-5 वाली है, ठीक है। नूरी की आयु जो थी सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 3 गुना कौन था? नूरी थी, ठीक है। ये थी, आप उसको भी उतना कर दो। ये 3 गुनी थी तो इसको भी 3 गुना कर दो। 3 गुना करोगे तो दोनों बराबर पोजीशन पर आ गए, ठीक है। बराबर पोजीशन पर आ गए तो यहां पर बना x-5, यहां ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ओके, 3 इंटू वाई तो हो गया 3y, 3 इंटू -5 तो -15, ठीक है। कहानी सिंपल है। आगे आपको दिमाग में कंसेप्ट आ ही गया होगा कि भाई क्या करना है, कि भाई वेरिएबल एक तरफ कर देने हैं, नॉन वेरिएबल दूसरी तरफ कर देने हैं, ठीक है। तो x अपनी जगह है, 3y इस तरफ आएगा तो -3y, -15 प्लस 5, -5 था ट्रांसफर होकर प्लस हो जाएगा, तो x -3y इज इक्वल्स टू -10, और ये बन गई हमारी यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर हमें हमारा पहला समीकरण मिल गया है, ठीक है ना। ओके, चलिए अब यहाँ पर कोई परेशानी है क्या? ठीक है, अगर परेशानी है तो हमें कमेंट जरूर करें, हम उस परेशानी को बिल्कुल क्लियर करेंगे, ठीक है। हम आपके डाउट को डाउट नहीं रहने देंगे,
हर समस्या का यहाँ समाधान होगा और बिल्कुल होगा। ठीक है, ओके। अब आगे वाली कंडीशन पढ़ते हैं। तो आगे कह रहे हैं 10 वर्ष पश्चात। जब कह रहे हैं 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहे हैं, तो 10 साल बाद क्या होगा भाई? सो 10 वर्ष पश्चात, ओके। तो दोनों की एज में क्या करना है? 10 ईयर्स और ऐड कर देने हैं। ठीक है, क्यों कर देने हैं? हमने आपसे पूछा कि भाई आज से 10 साल बाद कितनी उम्र हो जाएगी, तो क्या करोगे? आज जितनी उम्र है उसमें 10 ईयर्स और बढ़ा दोगे। तो बस यहाँ दोनों की एजेस में आप 10 ईयर्स बढ़ा दीजिए। ठीक है, दोनों की एज में हमने 10 ईयर्स बढ़ा दिए हैं। ओके, अब जब 10 ईयर्स बढ़ाएंगे तो 10 ईयर्स बढ़ने पर कंडीशन क्या हो गई कि भाई 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी जो है 10 साल बाद सोनू की दुगनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी, है ना। तो दुगना कौन हो जाएगा? नूरी हो जाएगी। तो भैया क्या करो? सोनू को दुगना कर दो, तो दोनों बराबर पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। ब्रैकेट सॉल्व कर दो, तो x प्लस 10 और 2 इंटू वाई 2y, 2 इंटू 10 हो गया 20। ठीक है, क्या करेंगे? वेरिएबल एक तरफ करेंगे, नॉन वेरिएबल दूसरी तरफ करेंगे। तो 2y एक तरफ आया तो -2y, 20 अपनी जगह पर है, 10 उस तरफ जाकर -10 हो जाएगा। सो यहाँ पर इक्वेशन बनी x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, और यहाँ पर मेरे भाई आपको सेकेंड इक्वेशन भी मिल गई। ठीक है, अब मिल गई तो क्या कर लोगे? अब मिल गई तो भैया क्या करेंगे? विलोपन विधि हल करेंगे। क्या करोगे? विलोपन विधि, है ना, इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड करेंगे, है ना। एलिमिनेशन मेथड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा। ठीक है, क्या लिखेंगे? विलोपन विधि द्वारा। ओके, लिख लिया विलोपन विधि द्वारा। दोनों इक्वेशन लिख लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है? x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, सॉरी -10। ओके, और सेकंड क्या है? x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। ओके, ठीक है ना। अब क्या होगा? पहले ये चेक किया जाएगा कि कोएफिशिएंट्स मतलब गुणांक बराबर है या नहीं है। तो मेरे भाई यहाँ पर गुणांक x के पहले से ही बराबर है। ठीक है, तो गुणांक बराबर करने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ना। नहीं है तो सीधा सा काम क्या होगा कि समीकरण एक में से समीकरण 2 घटाने पर, ठीक है, समीकरण एक में से समीकरण 2 घटाने पर, अब एक समीकरण, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -10 और x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, जिसके कोएफिशिएंट इक्वल हैं, क्या उनके साइन सेम है या डिफरेंट है? ठीक है, ओके, साइन एक जैसे हैं कि अलग है? तो साइन यहाँ पर एक जैसे हैं। एक जैसे हैं तो भैया क्या करो? नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करना शुरू कर दो। तो ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। तो कंसेप्ट ये है ना, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा, जो नेगेटिव है पॉजिटिव बन जाएगा। अब पहले क्या साइन थे हमें से मतलब नहीं है, अब हमें तो ये देखना है कि बाद में क्या हो चुके हैं। ठीक है, साइन चेंज कर लिए, x माइनस एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। -3y प्लस 2y, ओके, तो -y बचेगा, है ना, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू बड़ी है। -10 -20, है ना, दोनों नेगेटिव वैल्यू हैं, सेम नेचर वाले हैं, तो सेम नेचर वाले क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 20 आ गया। ठीक है, तो y की वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू मिल गई तो दोनों में से कोई भी इक्वेशन पकड़ो और फटाफट से y की वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। तो क्या करेंगे? कौन सी लेना चाहेंगे? दूसरी ले लेते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, क्या y का मान
रखने पर समीकरण 2 लिखा जाए x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो y की प्लेस पर क्या पुट करना है, 20 पुट करना है। सो x इज -2, बाकी सब कुछ वही के वही लिखा जाएगा, बस y की जगह पर y की वैल्यू नोट कर दी जाएगी। ओके, इज इक्वल्स टू 10। ओके, इसके बाद क्या होगा, हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो -2 इंटू 20 -40। ओके, ठीक है, इज इक्वल्स टू 10। ओके, हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट सॉल्व कर दिया और इज इक्वल्स टू 10 था वो लिख दिया। अब इसके बाद -40 उस तरफ लेकर जाएं तो x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 40। ओके, 40 इस तरफ माइनस में था, ट्रांसफर होकर उस तरफ प्लस में हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो मेरे भाई इस तरह से यहां पर हमें x और y दोनों की वैल्यू आपको यहां पर मिल गई है और हमें यहां पर x और y की एग्जैक्ट फाइनल वैल्यू मिल गई है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे, है ना। कैसे, तो आप यहां लिखेंगे, अतः सबसे पहले किसका नाम, नूरी का, तो लिखेंगे नूरी की वर्तमान आयु तथा सोनू की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी, पहले नूरी की मतलब x, ठीक है, क्रमशः 50 वर्ष तथा 20 वर्ष है, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्वेश्चन को कंक्लूड कर दिया है और यहाँ पर हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने नूरी और सोनू की वर्तमान आयु को यहाँ पर हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। और यहाँ पर हमने दोस्तों क्या कर लिया है, सेकेंड क्वेश्चन को हमने यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है और इस तरह से हमने अपने सेकेंड क्वेश्चन की विलोपन विधि को सॉल्व यहां पर हम कर चुके हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। चलिए अब देखें कि हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। इस थर्ड क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरह का स्टेटमेंट आ जाए, आप उसको पहले ध्यान से जरूर पढ़ें, है ना, उसको ध्यान से समझें, है ना, कि भाई उसमें कह क्या रहे हैं, किसको किसका कितना गुना कह रहे हैं, कितने वर्ष पहले की बात हो रही है, कितने वर्ष बाद की बात हो रही है, ये सारी बातों को अच्छे से समझें, जल्दबाजी बिल्कुल ना मचाएं, एक एक स्टेटमेंट को, एक एक कंसेप्ट को बारीकी से पढ़ें। बहुत आसान से सवाल है, बहुत ही प्यारे से सवाल है, जो आप यूं चुटकियों में बिल्कुल हल कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक है। वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो भाई यहां पर बात क्या हो रही है, 2 अंकों की संख्या की बात हो रही है। अब 2 अंकों की संख्या कैसे, जैसे कि 10, 11, 15, 19, 25, 45, 97, कुछ भी, मतलब 10 से लेकर 99 तक, 10 to 99, ऐसे 2 अंकों की संख्या की बात हो रही है। तो यहां पर आपको क्या करना है, इस सवाल में 2 अंकों की संख्या बतानी है, ठीक है। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, पहले माना कि कितने 2 अंकों की संख्या की बात हो रही है, तो 2 अंकों की क्या, 2 अंकों की संख्या कितनी है, एक्स वाई है, ठीक है। हमने यहाँ पर 2 अंकों की संख्या लिख ली है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है, तो इकाई पर है, इकाई का अंक जो है वो क्या है, y है, और दहाई का अंक जो है, ठीक है, वो क्या है, x है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो भाई हमने यहाँ पर 2 अंकों की संख्या मान ली है एक्स वाई, जिसमें दहाई का अंक x है और इकाई का अंक क्या है, y है। अब इसके साथ साथ आप अपने बचपन की यादों में जाने वाले हैं, जिसमें आपने अपने 4th क्लास में, 5th क्लास में
संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना सीखा था, एक्सपेंड फॉर्म में करना सीखा था। जी हाँ दोस्तों, आज भी हम वापस उन्हीं सवालों को दोहराएंगे इस सवाल की हेल्प से, है ना। तो यहाँ पर क्या करना होगा कि भाई दो अंकों की संख्या की बात हो रही है, ठीक है। तो पहली कंडीशन में इन्होंने क्या बोला है उस पर फोकस करें। तो दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। क्या कह रहे हैं, दो अंकों की जो संख्या है उसके जो भी अंक हैं, और अंक कौन कौन से हैं, एक्स और वाई, उनका योग कितना है, 9 है। तो ठीक है, आप यहाँ लिख देंगे प्रथम स्थिति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, प्रथम स्थिति के अनुसार। ओके, अब फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, दोनों अंकों का योग, और अंक क्या है, एक्स और वाई, दोनों अंकों का योग कितना है, 9 है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर इस तरह से ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आपको यहाँ मिल गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट में आगे कह रहे हैं इस संख्या का 9 गुना। अब संख्या क्या थी, एक्स वाई थी। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना, और संख्या के अंकों को पलटने पर, अब जब आप इसको पलटोगे, अभी क्या है, एक्स वाई है, अंकों को पलटोगे तो मेरे भाई क्या बन जाएगी, वाई एक्स बन जाएगी। क्या बन जाएगी, वाई एक्स बन जाएगी। ठीक है, अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, कितना है, 2 गुना है। ठीक है, संख्या का 9 गुना पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बनने वाली है। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे कि यहां इकाई पर y है, दहाई पर x है। ठीक है, अब बात होने जा रही है एक्सपेंड फॉर्म की, विस्तारित रूप की। ठीक है, और यहां पर इकाई x है, दहाई y है। ठीक है, तो पहले तो आप यहां लिख लीजिए क्या, द्वितीय स्थिति के अनुसार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। ओके, द्वितीय स्थिति के अनुसार लिखिए। अब यहाँ पहली सिचुएशन क्या हो रही है कि भाई संख्या क्या थी, एक्स वाई थी। ठीक है, क्या थी, एक्स वाई थी। अब इसको हम क्या करेंगे, इससे विस्तारित रूप में लिखेंगे, तो आप इसे क्या लिख देंगे, tan x प्लस वाई। अब भाई सवाल ये आता है कि ये tan x प्लस वाई कहाँ से टपक गया, ये कहाँ से आ गया। तो जैसे कि एक हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपको 425 को एक्सपेंड करना है, विस्तारित रूप में लिखना है। तो भाई 4 के लिए हम गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना, 1 10 100। तो 4 कौन से प्लेस पर है, 100 के प्लेस पर है, इसलिए हम इसको 400 लिख देते हैं, क्योंकि 4 में हमने किसका, 100 वाले प्लेस का मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए 400 बन गया। ठीक है, 2 1 10 इकाई, दहाई, तो 2 जो है कौन से स्थान पर, दहाई के स्थान पर है, टेंस वाली वैल्यू है, प्लेस वैल्यू है, इसलिए हम इसमें 10 का इंटू करते हैं तो ये 20 बन जाती है। ठीक है, ओके, और 5 इकाई है, 1 से तो 5 का 5। तो हम जानते ही हैं कि x जो था हमारा कहाँ था, दहाई के स्थान पर था, इसलिए हमने दहाई वाले उसमें 10 का इंटू कर दिया है। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर है। ओके, अब पलटने पर, तो पलटने पर क्या बन गया, yx बन गया। अब दहाई पर कौन है, y है, तो अब 10 से किसका इंटू होगा, y का इंटू होगा। ओके, तो 10y प्लस x इस तरह से लिख दिया जाएगा। तो भैया आज हमने फिर से एक्सपेंड फॉर्म, विस्तारित रूप पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ लिया, है ना। अब क्या कहा भाई, संख्या का 9 गुना, इसका 9 गुना, पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, संख्या का 9 गुना पलटने पर बनी संख्या का क्या है, 2 गुना है। ठीक है, बस ये कर देंगे, इसको ब्रैकेट को इंटू कर दें। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व कर दें, 9 इंटू 10x 90x, 9 इंटू वाई तो 9y, 2 इंटू 10y तो 20y, 2 इंटू एक्स तो हो गया 2x। ठीक है, अब भाई यहाँ तो सब वेरिएबल नंबर है, चर राशि है, अचर तो कोई है ही नहीं, सबका पक्षांतर कर लो। तो 90x तो अपनी जगह पर है, 2x इस तरफ आया तो माइनस का 2x हो गया, 9y अपनी जगह पर है, ठीक है, 20 इस तरफ आया तो माइनस 20y आया, यहाँ क्या बचा, 0। ठीक है, 90x माइनस 2x क्या हो गया, 88x हो गया। ठीक है, 9y माइनस 20y तो क्या हुआ,
माइनस की वैल्यू बड़ी है मेरे भाई, तो क्या हुआ 11y माइनस का इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पर वैल्यू रिड्यूस कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, किससे 11 से डिवाइड करके, तो लिख देंगे 11 से भाग देने पर, क्या 11 से भाग देने पर। ओके, 11 से भाग दे दी तो 11 8 88 होता है, 11 एकम 11। तो यहाँ इक्वेशन आपकी और सिंपल हो जाती है, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और ये बन गई मेरे भाई आपकी यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन। और यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, इस थर्ड क्वेश्चन की दोनों इक्वेशन को हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है, दोनों इक्वेशन हमारी फॉर्म हो चुकी हैं। आई होप आपको दोनों ही कंडीशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं, और आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो अब आगे आप क्या करेंगे, वही जो हमने पहले सवाल के साथ किया, वही जो हमने दूसरे सवाल के साथ किया, कि आगे लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा, और पूरी विलोपन विधि से हम यहाँ पर x और y के मान निकालेंगे। चलिए तो निकालते हैं, देर किस बात की है ना, फटाफट सॉल्व करना शुरू करते हैं। ओके, तो सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे ऊपर विलोपन विधि द्वारा हल करने पर क्या लिखेंगे, विलोपन विधि द्वारा, ठीक है, विधि का नाम, मेथड का नाम लिखना ना भूलें, है ना, तो विलोपन विधि द्वारा मेथड जरूर लिखें। ओके, दोनों इक्वेशंस लिख ली जाएं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और सेकेंड इक्वेशन लिख ली जाए 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब बात आती है कोएफिशिएंट्स इक्वल होने की, गुणांक समान होने की, तो भाई y के कोएफिशिएंट जो है ऑलरेडी इक्वल है, साइन भी ऑलरेडी डिफरेंट है, आपको तो यहाँ कुछ करना भी नहीं है। क्या करना है, सीधा सा कंसेप्ट है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर लिख देना है। ठीक है, क्या लिखना है, 1 में से 2 घटाने पर लिख देना है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके मेरे दोस्तों, इस तरह से ये स्टेटमेंट लिखते जाएं। मैं बार बार स्टेटमेंट्स पर जोर दे रहा हूं ताकि आप भी अपना पूरा फोकस बनाए रखें, पूरा कंसंट्रेशन बना के रखें, ताकि मिस्टेक तो भाई होनी ही नहीं चाहिए, मार्क्स तो कटने ही नहीं चाहिए, है ना। तो ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, घटाते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब क्या यहाँ साइन चेंज करने की जरूरत है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डिफरेंट है। तो y माइनस वाई क्या हो गया, खत्म हो गया, किसका खत्म, इसका, x, और 8x क्या हो जाएगा 9x, और इज इक्वल टू 9 में तो कुछ जोड़ना ही नहीं है ना घटना है, तो 9 का 9 आ गया। अब इस 9 को ट्रांसफर करते हैं, तो 9/9, तो मेरे भाई क्या बचा, 1 बचा। तो यहां पर आपकी x की वैल्यू आपको मिल रही है। ठीक है, x आ गया, तो आप क्या निकालेंगे, y निकालेंगे। y निकालने के लिए क्या करोगे, कोई भी इक्वेशन ले लो, तो भाई ये ले लो, ये ले लो, जो आपको अच्छा लगे, जो पसंद आए लिख लो। तो समीकरण 1 में क्या लिखोगे, समीकरण 1 में क्या, x का मान रखने पर, है ना। अब आपको हर एक सिचुएशन समझ में आ गई है, अब आपको पता चलने लगा है कि भाई अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, है ना। तो समीकरण में 1 में x का मान रखने पर लिखना है, ठीक है, लिख दिया। अब क्या करोगे, पहले इक्वेशन नोट करोगे, इक्वेशन नोट कर दो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 लिख दिया। x कितना है, 1 है, x कितना है, तो 1 है, तो x की प्लेस पर 1 लिख दो, प्लस y इज इक्वल टू 9, 1 को ट्रांसफर करेंगे, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू मेरे दोस्तों आपको क्या मिल गया, 8 मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने x और y दोनों की ही वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या बताना है कि भाई ये जो भिन्न है ना, ये भिन्न क्या है। अब हमने देखा कि हमारी हमने जो भिन्न मानी है वो क्या लिखी, एक्स वाई, है ना। इकाई के अंक पर y है, दहाई के अंक पर
x है। इसी सीक्वेंस में आपको नंबर भी नोट कर देना है, तो हम लिखेंगे अतः दो अंकों की संख्या, ठीक है, तो दहाई पर x, तो x का मान कितना आया, x का मान तो 1 आया, 1, ठीक है। फिर इकाई पर y, और वो कितना आया 8, तो संख्या क्या बन गई 18 बन गई। तो दो अंकों की संख्या कितनी है 18 है, और ये हो गया हमारा यहाँ पर सवाल, है ना। तो बातों बातों में भाई हमने क्या कर लिया, दोनों समीकरण भी बना डाले और फटाफट से विलोपन विधि हल करके, और हमने यहाँ पर दो अंकों की संख्या भी यहाँ पर निकाल ली है, ठीक है। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं, अंकों के क्रम को पलट दीजिए और जो क्या बोला है इसका 9 गुना उसका 2 गुना है करके देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने अपना तीसरा सवाल कर लिया है, और भाई ये सवाल अच्छे तरीके से इसको बिल्कुल ठोक बजा के अपने माइंड में जरूर बिठा लेना, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है आपके फाइनल एग्जाम के लिए थोड़ा सा, क्योंकि ये घुमा फिरा कर बताया गया है, तो इसलिए इसके आने के चांसेस जो होते हैं ज्यादा बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे अगले सवाल में हम चलेंगे भाई कहाँ पर, बैंक में चलेंगे, और बैंक से हम क्या करेंगे, पैसे निकाल कर लाएंगे। और पैसे भी कैसे निकाल कर लाएंगे, कुछ 100 रुपए के नोट लाएंगे, कुछ 50 रुपए के नोट लाएंगे, ठीक है, जिसमें क्या होंगे आपको टोटल 25 नोट मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या बताना होगा कि भाई कितने कितने नोट मिले, ठीक है, बैंक से 50 रुपए के कितने नोट मिले और 100 रुपए के नोट मिले, मतलब मेरी बात समझ गए होंगे। चलिए सवाल पढ़ लेते हैं। भाई मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, कितने 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से, अब भाई खजांची क्या होता है ये, तो खजांची होता है हमारा कैशियर, है ना, जिस काउंटर पर हम कैश डिपॉजिट करते हैं, कैश विड्रॉ करते हैं, उस पर्सन को खजांची मीन्स कैशियर बोला जाता है। उससे 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा, क्या कहा कि भाई हमें 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट चाहिए। मीना ने कुल 25 रुपए नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए, सॉरी, है ना, क्या मीना ने सिर्फ 25 नोट प्राप्त किए। अब ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए के और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो यहां पर आपको क्या करना है, 50 रुपए के नोटों की संख्या और 100 रुपए के नोटों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है, नोटों की संख्या बतानी है, नंबर ऑफ नोट्स बताने हैं कि भाई 50 रुपीज के नोट्स कितने हैं और 100 रुपीज के नोट्स कितने हैं, ठीक है। नोट के मामले में तो भाई सभी परफेक्ट है ना, नोट की गिनती तो भाई हर एक इंसान को बहुत अच्छे से समझ में आती है, तो मेरे ख्याल से ये सवाल भी आप लोगों को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। क्या निकालना है, नोटों की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ नोट्स कैलकुलेट करने हैं, कितने कितने के, 50 रुपए के नोट कितने हैं, 100 रुपए के नोट कितने हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और फिर लिखेंगे माना कि ₹50 के नोटों की संख्या, क्योंकि नोटों की संख्या बतानी है, ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स बताने हैं, तो नोटों की संख्या कितनी है, तो वो है मेरे भाई x, ठीक है। 50 रुपए के नोट कितने हैं, x नोट है, और ₹100, ठीक है, के नोटों की संख्या, ठीक है, क्या नोटों की संख्या कितनी है, y है, ओके ओके। सो क्या लिखेंगे इंग्लिश में, क्या लिखेंगे, लेट्स नंबर ऑफ ₹50 नोट, ठीक है, नंबर ऑफ ₹50 नोट, ओके, इज इक्वल्स टू x नंबर ऑफ ₹100 नोट, ओके। तो इस तरह से आपको ये लिख लेना है। तो x और y नोट्स हो गए आपके। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, प्रथम स्थिति के अनुसार, ठीक है, तो प्रथम स्थिति के अनुसार तो सबसे पहली बात ये हो गई कि भाई उसने कहा कि मुझे, मीना ने बैंकर से कहा कि भाई मुझे तो 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट चाहिए बस,
और बैंकर ने क्या कर दिया, कुछ 50 के कुछ 100 के नोट मिलाकर उसको कुल जो है टोटल जो है 25 नोट्स दे दिए। कितने नोट्स दे दिए, 25। अब 50 रुपए के नोट है एक्स, 100 रुपए के नोट है वाई, तो भाई टोटल नोट कितने हो गए, तो दोनों के नोट्स ऐड कर दिए जाए तो बनता है 25, और ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, है ना। अरे हमने तो यहाँ बातों बातों में इक्वेशन ही बना डाली, ठीक है। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन कि भाई टोटल नोट तो 25 है। अब भाई दूसरी बात ये है कि मीना बैंक गई थी क्या करने के लिए, 2000 रुपए निकालने के लिए, है ना। कितने, 2000 रुपए। ओके, तो द्वितीय स्थिति सेकंड कंडीशन चालू हो गई हमारी यहां पर। सो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, द्वितीय स्थिति के अनुसार यहां बात हो रही है कि अब 2000 रुपए, कुल कितने, 2000 रुपए इसको लेकर आने हैं, ठीक है, जिसमें 50 के और 100 के नोट होंगे। अब 50 के नोट कितने हैं, एक्स है, एक नोट की कीमत कितनी है, एक्स रुपए, सॉरी टोटल नोट्स कितने हैं, एक्स हैं, क्या टोटल नोट्स कितने हैं, एक्स हैं, और एक नोट की कीमत कितनी है, 50। जब एक नोट की कीमत 50 है तो टोटल नोट्स कितने हुए, तो इसको आप लिख देंगे 50x, है ना। ऐसे ही एक नोट की कॉस्ट कितनी है, 100 है, एक नोट कितने का है, 100 का है, और 100 वाले कितने नोट्स हैं, वाई नोट है, तो 100 रुपए की कितने, ठीक है, 100 रुपए नोट वाले उसको कितने पैसे मिले, तो 100 वाई लिख देंगे, और इन सब कुल पैसों को मिला दिए जाए तो आपके 2000 बन जाएंगे, ठीक है। इक्वेशन रिड्यूस हो सकती है तो इक्वेशन को रिड्यूस जरूर कर देना, ताकि आपको सवाल सॉल्व करने में, कैलकुलेशन में कोई भी परेशानी नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 50 से डिवाइड हो रहा है, 51 या 50 तो बचा आपका x प्लस 52 जा 100, 2y इज इक्वल्स टू 54 जा 200 और 0 का 0, और ये बन गया हमारा यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन भी हमको यहाँ पर मिल गई है मेरे दोस्तों। और हमने एलिमिनेशन मेथड तो भाई अच्छे से प्रैक्टिस कर ही ली है ना। यहाँ पर हमने एलिमिनेशन मेथड तो हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ही ली है, विलोपन विधि को हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है। अब आप इस क्वेश्चन को विलोपन विधि के द्वारा हल करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे, जिससे आपको पता चलेगा x की वैल्यू से आपको 50 रुपए के नोटों की संख्या पता चलेगी, y का जो आंसर आएगा उससे 100 रुपए के नोटों की संख्या पता चलेगी, और आखिरी में कंक्लूड करना मैंने बता ही दिया है कि अतः 50 रुपए के नोट, अतः 50 रुपए के तथा 100 रुपए के नोट क्रमशः, तो पहले 50 के नोटों की संख्या फिर 100 रुपए के नोटों की संख्या, और ये सवाल हो गया हमारा यहाँ ऑफर, ठीक है। तो ये हमने कर लिया फोर्थ क्वेश्चन भी, ठीक है। अब इसके साथ हमारा आखिरी प्रश्न आता है, ठीक है। दिखने में तो बहुत बड़ा दिख रहा है, दिखने में तो बहुत विशाल सा क्वेश्चन लग रहा होगा, बच्चे इसको देखकर ही डर रहे होंगे कि यार भाई इसको हम करेंगे तो कैसे करेंगे, देखने में हाथी बराबर है, करने के लिए बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आइए समझते हैं। तो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, ठीक है। मतलब पहले 3 दिन का तो किराया फिक्स है ना, 3 दिन तक आपका फिक्स किराया चलेगा, मान लो कि उनने कह दिया 3 दिन का तो 50 रुपए ही लगेगा, ठीक है। जिस तरह से बात हो गई, नियत होना मतलब फिक्स है, नियत किराया है कितने, पहले 3 दिन का, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया, है ना। 3 दिन के बाद चौथे दिन का अलग लगेगा, 5वें दिन का अलग लगेगा, 6वें दिन का अलग लगेगा, है ना। पहले 3 दिन का फिक्स है ना, ठीक। बात का समझ में आ गई है, ओके। अब सरिता ने 7 दिनों तक इस पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, ठीक है। कितने दिन तक, 7 दिन तक। अब 7 दिन में से मेरे भाई पहले 3 दिन का किराया तो फिक्स था, है ना, कितने, पहले 3 दिन का किराया तो फिक्स था। अब बाकी कितने दिन बचे, तो बाकी 4 दिन बचे, कितने बचे, बाकी 4 दिन बचे, है ना, क्योंकि पहले 3 दिन का किराया तो फिक्स है, 7 दिन में से 3 दिन तो नियत है, फिक्स हो गया, बाकी के 4 दिन का अलग अलग किराया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए,
ठीक है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। अब यहाँ सुशी ने कितने दिन तक बुक रखी? 5 दिनों तक रखी। 5 दिनों में से पहले 3 दिन का किराया तो क्या है मेरे भाई? फिक्स है, तो 3 दिन का किराया वो हो गया। बाकी कितने बचे? 2 दिन बचे। 2 दिन का अलग अलग किराया निकलेगा। ठीक है, चलो सवाल शुरू करते हैं। पहले इसको क्लीन कर दिया जाए, है ना? ठीक, अब इसके बाद इसे क्लीन करेंगे और 5वें सवाल को क्लीन बोल्ड करेंगे, है ना? ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, देखकर डरना नहीं है, यूं चुटकियों में सॉल्व कर देना है। ओके, सो पेश है हमारा आखिरी और 5वां सवाल। ठीक है, इसके बाद हमारी प्रश्नावली यहीं पर खत्म और ये चैप्टर भी यहीं पर खत्म। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है इन्होंने? नियत किराया, पहले 3 दिन का नियत किराया, है ना? तो मानेंगे, माना कि पहले 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया, तो वो हो गए मेरे भाई x रुपीज, है ना? किराया तो रुपए में लिखा जाएगा, तो x रुपीज। फिर उन्होंने क्या पूछा है? ठीक है, नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। फिर लिखेंगे प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तो अतिरिक्त दिन का किराया क्या? y रुपए। ठीक है, ओके, नियत किराया होगा x रुपए, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपए। ठीक है, पहले दिन के पहले कंडीशन के हिसाब से बात करें, प्रथम स्थिति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ओके, बहुत ही सिंपल सी सिचुएशन है। 7 दिनों की बात हो रही है। कितने दिन की? 7 दिन। ठीक है, 7 दिन का किराया कितना दिया भाई इसने? 27 रुपए दिया है। 7 दिन का किराया कितना है? 27 रुपए। अब 7 दिन में से 3 दिन का किराया तो फिक्स है ना? ठीक है, तो वो तो लिख दो 3 दिन का किराया, प्लस अब हर अतिरिक्त दिन पर कितना लग रहा है? y, और कितने दिन बच रहे हैं? 4, है ना? तो 1 दिन का y, तो 4 दिन का कितना? 4y, 4y, और ये टोटल मिलकर बनता है किराया कितना? 27। ठीक है, तो ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। और अब मुझे लगता है कि अब आपको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं आएगी। अब आप आगे सेकेंड इक्वेशन भी बिल्कुल आसानी से बना लेंगे, मेरे ख्याल से बिल्कुल बना लेंगे, और आपका जवाब इसमें हाँ ही होगा, ना तो कह ही नहीं सकता है। बहुत सिंपल सी कंसेप्ट है ना? चलिए आगे अगला एक और बनाकर दिखाता हूं मैं, सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है। ठीक है, तो लिख देंगे द्वितीय स्थिति के अनुसार। ठीक है, द्वितीय स्थिति के अनुसार बात करें तो द्वितीय स्थिति में क्या कहा है? कितने दिन की बात हो रही है? 5 दिन की बात हो रही है। कितने दिन की दोस्तों? 5 दिन की बात हो रही है, और 5 दिन का किराया कितना? 21 रुपए। 5 दिन में से 3 दिन का तो भाई फिक्स है ना, तो वो हो गया x। बाकी कितने दिन बचे? 2 दिन, तो वो हो गया 2y। 1 दिन का y, तो 2 डेज का 2y, और सबका टोटल कितना हो गया? 21 हो गया, और ये बन गई आपकी यहाँ पर सेकंड कंडीशन। आई होप आपने भी यही इक्वेशन बिल्कुल बनाई होगी, और यहाँ पर हमने ये जो है हमने अगला सवाल भी यहाँ पर कर लिया है, और अब हमने यहाँ पर 3.3 चैप्टर जो है यहाँ पर, सॉरी 3.3 प्रश्नावली हमने यहाँ पर जो कर ली है, और इसी के साथ हमारा ये थर्ड चैप्टर, ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाले हमने चैप्टर को यहाँ पर खत्म कर लिया है, ओवर कर दिया है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पर अब आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके उस डाउट को क्लियर कर सकें। हम आपको उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाकर देंगे, ताकि आप अपने उस डाउट को भी क्लियर कर सकें। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें,
ताकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सभी फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे सीख सकें। ठीक है, इसके लिए हमने हमारा अपना 100% आपको पूरा दिया है। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको हम फाइनल एग्जाम में 100 मार्क्स आपको बिल्कुल दिला सकें, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको पूरी मैथ्स के सारे क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अपनी अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है क्या, द्विघात समीकरण। ठीक है, क्या है, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फोर्थ चैप्टर। ओके, इसी के साथ तब तक के लिए गुड इवनिंग एवरीवन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।